हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। देखो बायोट सावर्ट्स लॉ एक्चुअली में क्या बताता है। अभी तक आपने ये पता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है, वो बायोट सावर्ट्स लॉ ने बताई कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो इसमें हम सपोज करते हैं, मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है और जो है इन्फानाइट लेंथ की, ठीक है, और ये है पॉइंट P यहाँ पर कि इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो डायरेक्शन वगैरह तो इस पर आप निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल वगैरह से कि क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इस P पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी है। तो वो बायोट सावर्ट्स ने बताई थी। तो उसने ये सब चीज़ें कैसे बताई, उसने एक लॉ दिया, उस लॉ के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया। देखो जैसे मान लो इसमें अब ये पूरी लेंथ इन्फानाइट है, ठीक है, तो इसमें हम इसका स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं लेंथ का कि ये इसका एक स्मॉल एलिमेंट हो गया, ठीक है, जो कि dl बोल रहा हूँ मैं, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ से इस P पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, हमारे पास r है, ठीक है, r दूरी है ये हमारे पास। क्लियर। अब देखो इस P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये है dl स्मॉल एलिमेंट जिसकी वजह से इस P पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो स्मॉल ही क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम dB से यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, वैसे B लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्मॉल एलिमेंट की वजह से तो स्मॉल हो गया, यहाँ पर dB आ गया, ठीक है। और ये जो करंट एलिमेंट, इसको हम करंट एलिमेंट बोल देंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना इसको करंट एलिमेंट बोल देंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उस करंट एलिमेंट को हम लिखते हैं IDL। क्या लिखते हैं हम, IDL, करंट एलिमेंट नाम दे दिया। ये है स्मॉल एलिमेंट लेंथ का DL और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है तो IDL, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया यहाँ पर, करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट और ये P पॉइंट, इनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा आपके पास वो हम मान लेंगे थीटा। क्लियर है। अब देखो ज़रा, जो बायोट सावर्ट्स ने कहा था, बायोट सावर्ट्स क्या कह रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के, यानी कि IDL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये वाला थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, किसके बीच में है ये थीटा, ये आपके पास ये DL और ये R के बीच में ये थीटा एंगल है, ठीक है, लेंथ DL और R के बीच में, ठीक है। इसलिए हमने देखो ये R वेक्टर लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये DL भी हम आगे देखना वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे हम, इसको वेक्टर लेंगे। अभी वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ मैं कुछ भी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये DL भी क्या होगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो क्यों होगी वेक्टर, देखो करंट तो वेक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन DL वेक्टर है। वेक्टर कैसे हम कह रहे हैं इसको, देखो ये वाला वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि देखो इसकी एक डायरेक्शन होगी और इस DL की एक डायरेक्शन होगी, उसकी वजह से ये थीटा होगा। अगर ये DL ऐसे हो जाता और ये R ऐसे हो जाता तो एंगल इनके बीच में ये बनने वाला था, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन पे और इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो यानी कि R भी एक वेक्टर है और DL भी क्या है, वेक्टर है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वो वेक्टर की कहानी अभी आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट एलिमेंट के, और मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, साइन ऑफ एंगल थीटा के, और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड दिस पॉइंट P, जो हम जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब करंट एलिमेंट कह दो या ये जो आपके पास लेंथ थी ये, और किसके बीच में, P पॉइंट के बीच में जो होगा ये क्या है, डिस्टेंस होगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, ये दूरी करंट एलिमेंट से P तक की ये कितनी होती है, R होती है। तो DB जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नॉर्मल सी बात आपको समझ भी आ रही होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। ये थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कूलम्ब्स लॉ में जैसे हमने किया था, ठीक है, वैसे ही हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करो, इनको कंबाइन कर दो, इन तीनों फैक्टर्स को। तो जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन ऑल फैक्टर्स, समझ में आ रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IDL के, और साथ में क्या है, साइन थीटा के होगा, और अपोन में R स्क्वेयर। ये याद रखना, ये R स्क्वेयर यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात को या नहीं। अब देखो ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं यही सब यहाँ लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ये DB मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वैल्यू कुछ, ठीक है, उसे बोलते थे हम मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यार मैग्नीट्यूड तो समझते हो ना क्या है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कुछ वैल्यू होगी 2 टेस्ला 1 टेस्ला ऐसा,
ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट की वजह से ही हम कह रहे हैं आइडियल, आइडियल क्या है करंट एलिमेंट, इसकी वजह से इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू द करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द करंट एलिमेंट, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली अपॉन द करंट एलिमेंट आइडियल, एंड किसके साइन ऑफ एंगल थीटा, ये भी डायरेक्टली साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे आ गया देख लो, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। आइडियल करंट एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली होगा, ठीक है। और इनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये बना हमारे पास डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है अगर, तो क्या लिखेंगे हम, के लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यह जाएगा आइडियल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात या नहीं। इस जो के की वैल्यू होती है ये होती है आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, के की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -7, ठीक है। और म्यू नॉट क्या होता है यहाँ पर, परमिएबिलिटी होती है। परमिएबिलिटी म्यू नॉट क्या मतलब हुआ इसका, परमिएबिलिटी होती है जैसे कोई मीडियम है, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी कि वो कितना स्प्रेड करवा रहा है उस मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को। तो जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी, जितना मतलब ऑब्वियस ही बात है, परमिएबिलिटी क्या है उस मीडियम के अंदर कि वो कितना स्प्रेड करवा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, ये होती है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा स्प्रेड कराएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम कराएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और सब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ से, आइडियल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये आ गई हमारे पास डी बी की वैल्यू कितनी, म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वायर। और जिसमें हमें पता है के क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और साथ में म्यू नोट क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ फ्री स्पेस की बात हो रही है क्योंकि म्यू नॉट, और मीडियम के लिए यहाँ म्यू एम आ जाएगा, ठीक है। फ्री स्पेस की बात हो रही है तो स्पेस में कितना स्प्रेड हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो वाली बात है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ से म्यू नॉट की अगर वैल्यू निकालो तो देखो 10 की पावर -7 इधर था और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 किसकी वैल्यू होती है, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस में वैल्यू होती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से कि डी बी की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, ये किस तरीके से निकाली है ये आपको समझ में आया यहाँ से, ठीक। अब देखो अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये तो बड़ा सिंपल था, जैसे कूलम्स लॉ था ना, वैसा वैसा कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा, उसी तरीके से इसकी डेरिवेशन हुई है, ठीक है। और ये सब भी समझ में आ गया ऊपर जो मैंने ये लिखा हुआ था, ठीक है। ये फिगर भी समझ में आ गया था कैसे किया था, ठीक है। करंट एलिमेंट याद रखना है आपको, स्मॉल एलिमेंट किसका, लेंथ का, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो वो आई डी एल क्या बोल दिया हमने, करंट एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट डी एल, और करंट के साथ करंट एलिमेंट बोल दिया नाम, ठीक है। और पी पॉइंट क्या है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। क्लियर। अब ये कहानी समझते हैं वेक्टर फॉर्म में कि ये आर वेक्टर और ये डी एल भी मैं वेक्टर कह रहा था, ये कैसे कह रहा था देखो जरा। अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में करना है तो देखो कैसे करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ लिखते हैं हम इन वेक्टर फॉर्म, दिख रहा है। अब देखो जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, ये है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या मतलब, मैं डायरेक्शन बताऊंगा अब मैग्नेटिक फील्ड की, सीधी सी बात है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक। तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू में ये आ जाएगा आपके पास, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वायर, और साथ में आप लगाओगे इसमें यूनिट वेक्टर आर कैप। क्या लगाओगे आप, यूनिट वेक्टर आर कैप, मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर है आपके पास आर, तो आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा। ऊपर आता है वेक्टर और नीचे आता है नॉर्मल मैग्नीट्यूड आर का, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो यहाँ हम पुट करेंगे इसको। उससे पहले देखो मैं आपको बोल रहा था कि डी एल क्या है, वेक्टर क्वान्टिटी है, तो यहाँ ये वेक्टर आएगा। आर नीचे वेक्टर मत ले लेना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, ठीक है। इस आर कैप की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब देख रहे हो ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ना डीबी के ऊपर लगाया ना डीएल के ऊपर लगाया था, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं था। अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए डीबी के ऊपर वेक्टर लगाया, डीएल के ऊपर वेक्टर लगाया, और साथ में क्या लिखा, आर कैप लिखा, ठीक है।
क्योंकि ये हमेशा डायरेक्शन को शो करते हैं यूनिट वेक्टर्स, इनकी वैल्यू 1 होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको यहाँ पुट करते हैं हम, देखो आई डी एल और ये रहा साथ में साइन थीटा अपॉन में, देखो आर कैप की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर, और नीचे आएगा ये आर, ठीक है, एक ये वाला आर मैग्नीट्यूड वाला और ये आर स्क्वायर, तो मिलके क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये दो वेक्टर हैं, एक तो ये डी एल और एक आर, देखो इसको अलग से मैं यहाँ समझाता हूँ, देखो डी एल और एक है वेक्टर आर, ठीक है, और साथ में क्या है साइन थीटा भी है, साइन थीटा भी आ गया, ठीक है। अब मैं क्या इन वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, आर क्रॉस डी एल या डी एल क्रॉस आर, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखा ये, अगर आपको याद हो एक होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए बी कोस थीटा, क्लियर, इस तरीके से लिखते हो ए बी कोस थीटा, क्लियर, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक। और ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, तो इसको आप लिखते हो ए बी साइन थीटा, क्लियर। अब देखो ये आर डी एल साइन थीटा है, अब अगर ये आप देखो ए बी साइन थीटा में साइन थीटा हटाएं तो ऊपर ए क्रॉस बी जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ साइन थीटा हटाएंगे तो क्या जाने वाला है, आर क्रॉस डी एल, तो या डी एल क्रॉस आर। आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, देखो यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई साथ में, और ये डी एल आर साइन थीटा है तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ डी एल वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर, समझ में आ रही है बात, और नीचे क्या आएगा आर क्यूब आएगा। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं यहाँ पर, ठीक है। और ये डी बी वेक्टर आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो बॉक्स में, ठीक है। ये किस में आ गया आपके पास, वेक्टर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब देखो जैसे ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और आपको टोटल कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी इंटीग्रेशन से कट जाता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो वो हम इसकी एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं वो इंटीग्रेशन वगैरह, तो वो वहाँ की बात है। अभी यहाँ पर तो यही है बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो ये मैंने आपको बताया। अब देखो इस डी बी की जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो कैसे पता चलेगी, तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से कैसे, देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया और ये कर्ल फिंगर्स ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा इस साइड में, ठीक है। इस साइड से क्या होगा, ये आपके पास इनवर्ड और इधर से ये आउटवर्ड, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब मेन बात ये है कि आपको पता है डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये करंट, ये आपस में क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करंट के साथ तो ये परपेंडिकुलर है ही है, ठीक है, इस आर के साथ भी है, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस डी की बात कर लूँ अब और इस आर की बात कर लूँ, तो डी और आर के साथ भी ये डी क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो कैसे, जैसे ये आपके पास स्मॉल करंट एलिमेंट था और ये था ये आपके पास पी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये ऑब्वियस सी बात है इसके भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ये बात को। तो मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ कि जो डी बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, डी एल के और आर के, समझ रहे हो, डी एल के और आर के। ये तो आपको पता था डी बी आई के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि डी एल के भी परपेंडिकुलर रहेगा वो और आर के भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये रही आपके पास क्या, करंट एलिमेंट हो गया ये आई डी एल, ठीक है। देखो आप ये हो गया डिस्टेंस इसका, ये पी पॉइंट मान लो यहाँ पर और ये हो गया डिस्टेंस। तो ये देखो ये जो सर्कल है इस आर, इसको कैप को आपने आर मान लो, ठीक है, इस के भी ये परपेंडिकुलर जा रहा है और इस वाले के भी ये क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो अगर समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इमेजिन कर लेना चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ ये बात क्या, कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ डी बी इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर वेक्टर, ठीक है। तो देखो एक प्लेन जैसे इनका मान लिया हमने, जैसे मैंने अभी बताया आपको ये, ठीक है। तो ये हो गया करंट एलिमेंट, ये हो गया आर, ठीक है। तो ये एक प्लेन हो गया, अगर आप इसको ऐसे देखो ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। अगर इसमें इमेजिन करो इसी के थ्रू, ठीक है, ये वायर, तो ये पेन वायर हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गया, ठीक है। तो अब जो सर्कल बनेगा वो सर्कल कैसे बनने वाला है इसमें बताओ, अगर ये इस तरीके से है सर्कल कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे
ये करंट हो गया और ये ऐसे कर्ल फिंगर्स इधर, तो ये सर्कल ऐसे घूमने वाला है। तो वो सर्कल देखो इस पूरे प्लेन के तो परपेंडिकुलर हो गया ना, या डीएल के परपेंडिकुलर और आर के परपेंडिकुलर आप बोल दो, जैसे मर्जी आप बोल सकते हो। इस चीज़ को बस समझ जाना आप कैसे किया है। क्लियर है कहानी या नहीं है? ठीक है। अब देखो, अब डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स और उसकी डायमेंशन हम इसकी सबसे फर्स्ट वीडियो में निकाल चुके हैं इसके चैप्टर की। ठीक है, तो वो तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर परमेबिलिटी यानी कि म्यू नॉट की निकाल लेंगे जरूर, यूनिट्स भी और डायमेंशन भी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट के यूनिट्स और डायमेंशंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जो डीबी की वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा ओवर में आर स्क्वेयर, और यहाँ पर था 4 पाई। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से आप देखो म्यू नॉट आई डी एल और 4 पाई आर स्क्वेयर, मैं साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? देखो, ना तो साइन थीटा का कोई यूनिट है और ना ही उसकी डायमेंशन होती है कोई। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट लिखा। अब यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालो। म्यू नॉट की वैल्यू देखो क्या बनेगी? डी बी इधर है और इधर से ये आर स्क्वेयर जाएगा। देखो 4 पाई भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 4 पाई चाहे यहाँ भी ना लिखो, क्योंकि 4 पाई के भी क्या है, कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते, कांस्टेंट टर्म है ये। ठीक है, तो 4 पाई भी नहीं लिखी मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो आर स्क्वेयर गया इधर, और इधर से क्या आ गया आपके पास? आई डी एल नीचे आ गया। समझ रहे हो कहानी को कैसे किया? अब देखो यहाँ से हम इसके यूनिट्स तो बना ही सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के होते हैं टेस्ला, और आर स्क्वेयर मतलब क्या है? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के होते हैं मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन में, और करंट के क्या होते हैं आपके पास? एम्पियर ए, और डी एल लेंथ है, इसके भी मीटर ही होंगे। ठीक है, तो मीटर और 1 मीटर ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना आपके पास? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। किसके यूनिट आ गए? परमेबिलिटी के। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट्स। क्लियर, ये तो आए हैं यूनिट्स। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखो डायमेंशंस कैसे निकलेंगी? इसी फॉर्मूले से निकलेंगी म्यू नॉट के। देखो डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशंस बताओ। लो रुको, मैं पहले म्यू नॉट का ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डी बी आर स्क्वेयर और आई डी एल। ठीक है, अब देखो यहाँ से डीबी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस आपको पता है क्या आए थे? m1 L0 T-2 और A-1, ये थे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के। आर स्क्वेयर मतलब क्या है? ये लेंथ ही है, तो लेंथ का स्क्वेयर डिस्टेंस है क्योंकि ये, और आई के क्या होते हैं आपके पास? ए होते हैं, और डी एल के भी क्या होते हैं? एल होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको सोल्व करो। देखो अगर यहाँ से आप सोल्व करोगे इसमें, देखो एक ये एल स्क्वेयर है, इसका एक एल इससे कैंसिल हुआ, और देखो अब क्या बनने वाला है? m1 l, देखो इधर से एक बचा था l, तो ये 0 है और इधर एक 1 है, 0 + 1 1, तो l हो गया 1। t देखो कितना है? -2, तो t -2 होगा। a इधर 1 है, ये ऊपर जाके -1, तो -1 पहले से ही है, -1 ये, और इसका -1 कितना हो गया? -2 हो गया। समझ रहे हो? तो हमारे पास जो डायमेंशन आ गई म्यू नॉट की, वो क्या आ गई? m1 l1 t-2 एंड a-2। क्लियर, ये आ गई इसकी डायमेंशंस। आ रहा है समझ में कैसे किया है? ठीक है, तो ये यूनिट्स और डायमेंशन यू नॉट की आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बायोट से बैठ लो, बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल वे में बताया आपको। ये इसका सिंपल फॉर्म है, और ये क्या है? इसकी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी आसानी थी, कुछ मुश्किल नहीं थी, बस इसमें ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वाली बात याद रखनी है। और मेनली इसमें क्या है, आपको डीएल को देखना है कि डीएल वेक्टर है और आर भी क्या है? वेक्टर है। उन्हीं को यहाँ पर लिखा है हमने। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ताकि आर और डीएल को हम बना सकें क्रॉस में। बच्चे क्या सोचते हैं? आईडीएल को क्रॉस बना देते हैं, आईडीएल साइन थीटा सोच के ना क्या करते हैं? आईडीएल का क्रॉस कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या डीएल और आर है, साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा, थीटा किसके बीच में है? डीएल और आर के बीच में। ऐसे भी समझ सकते हो, ये डीएल और ये आर के बीच में ये थीटा है। क्लियर, आ रही है चीज़ समझ में? ये मैंने आपको यहाँ बताया भी था, थीटा वाला कंसेप्ट, और वेक्टर क्यों है ये भी बताया था आपको। ठीक है, चलो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।